हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उन्नत क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम रीट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, उसको कंटिन्यू करेंगे। आज से हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को करेंगे। एसएसटी के लिए लेवल सेकंड के लिए ये वीडियो है। तो एसएसटी सब्जेक्ट में जो हिस्ट्री का पॉइंट है, भारतीय सभ्यता व संस्कृति, उसका फर्स्ट टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, और वैदिक संस्कृति उसका सेकेंड टॉपिक है। तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आज की वीडियो में लिए गए हैं। अब देखिए, हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास आ चुकी है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो खोजा गया वो था राखीगढ़ी। जो सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। अभी राखीगढ़ी पड़ता कहाँ? तो देखिए, राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में लोकेटेड है। अभी हरियाणा में राखीगढ़ी है। ये सबसे बड़ा स्थल के रूप में जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा? राखीगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोथल है, वहाँ से बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बंदरगाह के अवशेष कहाँ? लोथल से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल प्राचीन बंदरगाह के अवशेष मिले हैं, जो व्यापार के लिए उपयोग किए जाते थे। तो लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? प्राचीन बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी कि उन्नत नगर योजना थी। एकदम मतलब नगर योजनाओं के अनुसार बसाया गया था। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। ग्रिड प्रणाली पर ये नगर सभ्यता थी। पक्की ईंटों के मकान थे यहाँ पर। जल निकासी प्रणाली के लिए प्रसिद्ध थी, यानी नालियाँ बनी हुई थी और पक्की ईंटों से मकान बनाए गए थे। तो ग्रिड प्रणाली में बनाए गए थे, यानी ग्रिड प्रणाली यानी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो ये सभ्यता ग्रिड प्रणाली पर थी और उन्नत नगर योजनाएं यहाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर को पवित्र माना जाता था? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो पवित्र माने जाने वाला जानवर था वो क्या था? गेंडा, यानी यूनिकॉर्न को पवित्र माना जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई में गेंडे की आकृति के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, चित्र मिले हैं, इसे पवित्र दर्शाते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में गेंडे की आकृति प्राप्त हुई है, यानी यूनिकॉर्न की आकृति प्राप्त हुई है, ये पवित्र माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में किस नदी को प्राचीन सरस्वती माना जाता है? तो प्राचीन सरस्वती नदी जो सिंधु घाटी सभ्यता में माना जाता है वो घग्गर हकरा नदी को माना जाता है प्राचीन सरस्वती नदी के रूप में। घग्गर या हकरा नदी दोनों, इसे प्राचीन सरस्वती नदी के रूप में पहचाना गया, और यह सभ्यता के कई स्थलों से जुड़ी हुई है, घग्गर हकरा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या? हड़प्पा सभ्यता ही सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम है, हड़प्पा सभ्यता। इस सभ्यता का पहला स्थल हड़प्पा पाकिस्तान में खोजा गया, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल अगर पूछे तो हड़प्पा ही था, जो कि खोजा गया था कहाँ? पाकिस्तान में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग करते थे? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो कांसा का उपयोग करते थे। कांसा धातु से वो परिचित थे, कांसा का उपयोग वो करते थे। कांसा, ये सभ्यता ही कौन सी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी, ब्रोंज एज थी, यहाँ जहाँ कांसे का उपयोग व्यापक उपयोग किया होता था सिंधु घाटी सभ्यता के समय। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन सी धातु से परिचित थे? कांसे से परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा स्थल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, कालीबंगा स्थल है, वहाँ से अग्नि वेदिकाएं और जुते हुए खेत, ये तो काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि जुते हुए खेतों के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और अग्नि वेदिकाएं भी कहाँ से प्राप्त हुई हैं? कालीबंगा से ही प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा कहाँ पर पड़ती है? तो ये राजस्थान में है। राजस्थान के भी कहाँ? हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा स्थित है। तो यहाँ से अग्नि वेदिकाएं और जुते हुए खेतों के प्रमाण प्राप्त होते हैं कालीबंगा
राजस्थान हनुमानगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदाड़ो में कौन सा प्रमुख निर्माण पाया गया है। तो मोहनजोदाड़ो से जो पाया गया है वो क्या जो विशाल स्नानागार है वो पाया गया है कहाँ से, यानी स्विमिंग पूल आप कह सकते हैं। तो मोहनजोदाड़ो से ये प्राप्त हुआ है, बहुत बड़ा स्नानागार प्राप्त हुआ है मोहनजोदाड़ो से। ग्रेट बाथ जिसे कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के उन्नत जल प्रबंध प्रणाली को दर्शाता है ये। तो मोहनजोदाड़ो से क्या मिला है, ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस फसल की खेती करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो सबसे पहले किस फसल की खेती करे थे। तो सबसे पहले जिन्होंने उस फसल की खेती की थी वो थी कपास। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कपास की खेती की थी। कपास उगाने और उससे वस्त्र बनाने वाले पहले लोग थे कौन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अगला प्रश्न है लोथल में क्या विशेषता पाई गई। तो लोथल से हमें क्या प्राप्त हुआ, बंदरगाह और डॉकयार्ड प्राप्त हुआ। कहाँ से, लोथल से। लोथल वर्तमान में कहाँ पर है, तो वर्तमान में लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। प्राचीन बंदरगाह और डॉकयार्ड के अवशेष प्राप्त होते हैं जो व्यापार के लिए उपयोग होते थे। तो ये भी आपको याद रखना है, डॉकयार्ड या फिर प्राचीन बंदरगाह के अवशेष कहाँ, लोथल गुजरात से प्राप्त हुए हैं। देखिए एक क्वेश्चन तो पक्का आता है कि कौन कहाँ से क्या प्राप्त हुआ है। तो इन सभ्यताओं को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि हर टॉपिक में से जितने भी टॉपिक आपको क्लियर दिए गए हैं टॉपिक में से एक दो क्वेश्चन पक्का आते हैं। तो नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी, चित्रात्मक लिपि थी, पिक्टोग्राफिक लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी, चित्रात्मक लिपि थी, जिसे कौन सी लिपि कहते हैं, पिक्टोग्राफिक लिपि कहते हैं। लेकिन इसे अभी तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसको अभी तक क्लियरली किसी से पढ़ा नहीं गया है क्योंकि चित्रात्मक अंकन किया गया है तो पिक्टोग्राफिक रूप से लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने वाले थे डॉक्टर दयाराम साहनी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी 1921 में। हड़प्पा स्थल की खोज भी की इसने, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा स्थल की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, जिससे इस सभ्यता का पता चला था। तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में किस वस्तु का व्यापार सबसे अधिक होता था। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में कपास का व्यापार सबसे अधिक होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा लोग कपास उगाने और उसका व्यापार करने वाले पहले लोग थे। तो देखिए कपास का कितना महत्व था सिंधु घाटी सभ्यता के समय, इसी से वो वस्त्र बनाते थे, व्यापार भी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदाड़ो में मिली प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति कौन सी है। तो मोहनजोदाड़ो से हमें कौन सी नर्तकी की मूर्ति प्राप्त होती है, मोहनजोदाड़ो से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त होती है मोहनजोदाड़ो से, और सभ्यता की उन्नत शिल्प कला को दर्शाती है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो कांस्य की मूर्ति मिली है नर्तकी की वो उन्नत शिल्प कला को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन मुख्यतः किस कारण हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो हुआ था वो आर्यों की आक्रमण के कारण हुआ था, प्राकृतिक आपदाएं भी हुई थी, जलवायु परिवर्तन। तो ये सभी इसमें ऑप्शन सही हो गए। इन सभी कारणों के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। कब कोई कहता वहाँ बाढ़ आई थी, जलवायु परिवर्तन हुआ, किसी ने कहा आर्यों ने आक्रमण किया। तो ये सभी कारण होते हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पीछे थे। आर्यों के आक्रमण भी था, नदियों का मार्ग बदलना, बाढ़ आना, जलवायु परिवर्तन जैसे कई कारण माने जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पीछे। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा नगर जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध था वो था धोलावीरा। धोलावीरा जो नगर है वो जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध नगर था। धोलावीरा कहाँ, गुजरात राज्य में स्थित है। धोलावीरा जल प्रबंधन प्रणाली और जलाशयों के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा, धोलावीरा जो गुजरात में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा जानवर नहीं पाया जाता था। ये याद रखना आपको, नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन पढ़ते समय ये ध्यान से देखिएगा कि उसमें क्या पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है नहीं पाया जाता था। तो देखिए घोड़े के ही अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए। घोड़े की कोई जानकारी नहीं मिलती है। हाथी की, बैल की, गेंडे की प्राप्त होती है, परंतु घोड़ा सिंधु घाटी सभ्यता के समय प्राप्त नहीं हुआ। खुदाई में घोड़े के प्रमाण बहुत कम या नहीं के बराबर थे। अन्य जानवरों के साक्ष्य पाए गए हैं, जैसे कि किसकी, गाय, हाथी की, बैल की, गेंडे की, तो ये सभी पाए गए, परंतु घोड़े के अवशेष नहीं प्राप्त हुए। अब देखिए वैदिक संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन है कुछ, तो इसमें देखते हैं गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद से प्राप्त होता है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में पाया गया है गायत्री मंत्र का उल्लेख। इसे सावित्री मंत्र भी कहा जाता है और ये सूर्य देव भगवान को समर्पित है। तो गायत्री मंत्र किस भगवान को समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। सावित्री मंत्र भी कहते हैं, ऋग्वेद के तीसरे मंडल से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है पुरुष सूक्त किस वेद का हिस्सा है। तो देखिए पुरुष सूक्त जो है वो भी किसका, ऋग्वेद का ही हिस्सा है। पुरुष सूक्त ऋग्वेद का हिस्सा माना जाता है। पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में प्राप्त होता है। पुरुष सूक्त कौन से मंडल में? 10वें मंडल में। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति और वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कौन से मंडल में? तो पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था, जैसे हमारे 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का उल्लेख पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा वैदिक काल में आर्यों का मुख्य भोजन क्या था। तो देखिए वैदिक काल में आर्यों का मुख्य भोजन था दूध, और इसके उत्पादक जो थे वो वैदिक काल में आर्यों के प्रमुख भोजन के स्रोत थे। दूध, दही, मक्खन आदि का सेवन करते थे। जौ और गेहूं भी उनके आहार का हिस्सा था क्योंकि वो खेती करते थे। तो ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई। तो देखिए ऋग्वेद की जो रचना हुई थी वो किस भाषा में? तो पाली, वैदिक संस्कृत में। बिल्कुल, ऋग्वेद की जो वेदों की रचना हुई थी वो वैदिक संस्कृत में हुई थी। ऋग्वेद वैदिक संस्कृत में लिखा गया। इसे प्राचीन ग्रंथ है। इसमें 1028 सूक्त हैं जो 10 मंडलों में विभाजित हैं। तो ये ऋग्वेद का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऋग्वेद में टोटल 1028 सूक्त और 10 मंडल हैं। तो ऋग्वेद की कौन सी भाषा में लिखी गई? तो वैदिक संस्कृत में ये लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है वैदिक काल में होता पुजारी का संबंध किस वेद से था। तो देखिए होता पुजारी होता था, पुजारी को क्या कहते थे? होता कहते थे। और ये किससे संबंधित था? तो देखिए ये थे ये यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद। तो देखिए ऋग्वेद से संबंधित है होता या पुजारी, जिसमें पुजारी को क्या कहते थे? होता कहते थे। होता पुजारी का कार्य ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करना होता था। तो ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ कौन करता था? होता करता था। ये वैदिक यज्ञों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामवेद को किसके लिए जाना जाता है। तो देखिए सामवेद में जो है ना वो संगीत की धुनों के लिए जाना जाता है। सामवेद यानी जो मंत्रों का उच्चारण होता है ना, गीत वगैरह गाते हैं, वो सभी सामवेद संगीत का मूल स्रोत माना जाता है। कौन? सामवेद। इसके अधिकांश मंत्र ऋग्वेद के लिए गए हैं, लेकिन उन्हें गाने की धुनों में व्यवस्थित किया गया है। तो देखिए ऋग्वेद के जो मंत्र हैं उनको धुन के रूप में व्यवस्थित करने कौन से उसमें वेद में? तो सामवेद में। भारतीय संस्कृति का मूल ही क्या माना जाता है? सामवेद को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अघन्य शब्द का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो देखिए अघन्य शब्द का उल्लेख कहाँ? ऋग्वेद से प्राप्त होता है। अघन्य शब्द का उल्लेख अर्थ गाय के लिए उपयोग में किया गया है। ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का उपयोग किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो वैदिक काल में पवित्र मानी जाती थी, गाय को हम आज भी पवित्र मानते हैं। वैदिक काल में गाय की पूजा की जाती है, जिसे अघन्य शब्द का रूप में परिभाषित किया गया है। गाय के लिए उपयोग किया गया है अघन्य शब्द ऋग्वेद में।
अगला क्वेश्चन है वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो मैंने आपको अभी बताया था कि वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था को उल्लेख मिलता है वो किस वेद में प्राप्त होता है? तो ऋग्वेद में प्राप्त होता है। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है वो ऋग्वेद से प्राप्त होता है। वर्ण व्यवस्था का पहला उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के कौन से मंडल में? अभी मैंने आपको बताया था पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों का वर्णन मिलता है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में। अगला क्वेश्चन है अथर्ववेद मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो देखिए सामवेद संगीत के लिए, ऋग्वेद मंत्रों के लिए, अथर्ववेद किसके लिए है? तो अथर्ववेद है चिकित्सा और जादू टोने के लिए जो वेद प्रयोग किया जाता है वह है अथर्ववेद। इसमें जादू टोने का प्रयोग होता है। उसका चिकित्सा का अथर्ववेद में औषधि, जादू टोना, वशीकरण और तंत्र मंत्र से संबंधित मंत्र पाए जाते हैं। इसे ब्राह्मणों का वेद भी कहा गया है। किसे? अथर्ववेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक कालीन समाज की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो देखिए वैदिक कालीन जो समाज है उसकी विशेषता थी प्रकृति पूजा और यज्ञ, इनकी प्रमुख विशेषता थी। किसकी? वैदिक कालीन समाज की। वैदिक कालीन समाज प्रकृति पूजा पर आधारित था। सूर्य, अग्नि, वायु और वरुण आदि ये देवता थे वैदिक काल में। तो ये देवताओं की पूजा की जाती है और यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। कब? वैदिक कालीन युग में। तो ये हमारे इन 2 टॉपिक के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हैं इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन लेके आएंगे सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति से रिलेटेड। और अभी टॉपिक वाइज हम क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। जितना जल्दी हो सके हम हमारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।